हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उनमें से 3 टर्म्स के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट वन वाज एटम, सेकंड वाज मॉलिक्यूल एंड थर्ड वन वाज एटॉमिक मास। साथ में ये भी बताया था कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में एटॉमिक मास के बदले एटॉमिक वेट नाम का वर्ड यूज किया जाता है। हम बोलने के टाइम तो यही बोलते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोथ आर सेम, बट साइंटिफिकली देखा जाएगा तो कन्वर्जन के हिसाब से ऐसा नहीं होता है और इसीलिए हम यहाँ पे एटॉमिक मास नाम का वर्ड क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर हमने देखा था कि एटॉमिक मास हम निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला देखा था एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने लिखा था मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन 12 और ये कितना था 1/12। तो यहां से हमने एटॉमिक मास क्या किया था, फाइंड किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको रैम भी बोला था, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो पहले हाइड्रोजन के साथ रिलेट किया था, फिर ऑक्सीजन के साथ रिलेट किया था और अभी हम लोग जो रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते हैं वो आता है C12 के हिसाब से। तो C12 का 1/12 मास एक साइड में रखते हैं और दूसरे साइड में हम उस एलिमेंट का 1 एटम रखते हैं जिसका हमको क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। और फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे और वहां से पता करेंगे कि उसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एवरेज आइसोटोपिक मास। क्या पढ़ना है, एवरेज आइसोटोपिक मास। इस अब यहाँ पे एक एवरेज का तो मतलब आपको पता है, हमने मास का मतलब भी देख लिया है। यहाँ पे जो नया वर्ड है वो है आइसोटोपिक। तो अब हमको यहाँ पे आइसोटोप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में, आइसोटोप के बारे में। ठीक है, अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि कार्बन भी है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है। यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 13। यहाँ पे लिखा कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास नंबर 14। क्लियर। अब यहाँ पे जो C है, C के जगह मैं यहाँ पे X लिखता हूँ और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा सिंबल है। क्या है, सिंबल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम A और यहाँ पे लिखते हैं B। क्लियर है। अब ये सिंबल के बॉटम में जो होता है, तो बॉटम के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, और टॉप में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर। तो ये जो अल्फाबेट होता है, दैट अल्फाबेट का मतलब होता है सिंबल। जो नंबर लोअर साइड में होता है वो होता है सबस्क्रिप्ट और जो अपर साइड में होता है उसको बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो ये जो सबस्क्रिप्ट होता है यहाँ पे, ये बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा। क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा। आगे जाके इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि उसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पे जो B होता है, इस B का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। B का मतलब क्या रहेगा, एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, या तो हम लोग इसको एटॉमिक मास बोलेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इनके बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंबल के सबस्क्रिप्ट में लोअर साइड में जो नंबर होता है एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और टॉप में जो सुपरस्क्रिप्ट में नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे भी एटम जो है वो कार्बन का ही है, इसमें भी जो एटम है वो कार्बन का है और यहाँ पे जो एटम है वो भी कार्बन का ही है। तो तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो सेम है और तीनों के तीनों एटम्स जो है वो सेम है।
अब हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं, पहले एटम की बात करते हैं। तो इस एटम का, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है। हम सेकंड को कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 14। तो इन तीनों की बात करते हैं तो इन तीनों में लोअर नंबर सेम है, मतलब सबस्क्रिप्ट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन टॉप का जो नंबर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द सुपरस्क्रिप्ट, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, वो कैसा है, डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलेंगे, आइसोटोप। तो आइसोटोप में सेम होता है एटॉमिक नंबर और डिफरेंट होना चाहिए एटॉमिक मास नंबर। डिफरेंट क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप। तो यहाँ पे एवरेज आइसोटोपिक मास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरेज आइसोटोपिक मास। अब जितने भी हमने यहाँ पे एलिमेंट्स देखे थे, इन एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स है उनका एक ही आइसोटोप होता है। उनके आइसोटोप्स कितने रहेंगे, इस एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं, ये आइसोटोप्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप्स जो रहेंगे वो कितने होते हैं, मोर देन 1 होते हैं। कितने रहेंगे, मोर देन 1। तो जिनका एक ही आइसोटोप है उनके लिए हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है, जैसे हम कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के 3 आइसोटोप है। कार्बन 12, हमने देखो यहाँ पे C12 लिखा हुआ है, तो C12 का मतलब होता है कार्बन हैविंग एटॉमिक मास नंबर 12। हम यहाँ पे C13 लिखेंगे तो वो बन जाएगा कार्बन हैविंग एटॉमिक मास नंबर इज 13। हम यहाँ पे C14 लिखते हैं तो वो बन जाता है कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास नंबर 14। तो कभी लिखा जाता है C12 एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास नंबर 12, लिखा जाता है C13 तो C13 स्टैंड फॉर कार्बन विथ एटॉमिक मास नंबर इज 13, और कभी लिखा जाएगा C14 तो इसका मतलब होता है कार्बन विथ एटॉमिक मास नंबर 14। क्लियर है। तो हम पढ़ किसके बारे में रहे थे, आइसोटोप के बारे में। तो एक ही आइसोटोप है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका क्या करेंगे, एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। स्टेबल और अनस्टेबल दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इफ मोर देन 1 स्टेबल आइसोटोप होते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज आइसोटोपिक मास को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि नेचर में जो कार्बन होता है, कार्बन को तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये कार्बन जो काले कलर का होता है, नेचर में ये कार्बन 3 फॉर्म में मिलता है। नेचर में जो कार्बन होता है वो 3 फॉर्म में मिलता है। मैंने एलोट्रॉप्स नहीं बोला है, हम एलोट्रॉप्स बोलेंगे तो फुलेरिन्स आएगा, डायमंड आएगा, ग्रेफाइट आएगा, वो सब आएगा। मैं 3 फॉर्म की बात कर रहा हूँ, 3 एलोट्रॉप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कार्बन जो होता है वो 3 टाइप का मिलता है नेचर में। कुछ कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास नंबर 12 है। जितने भी कार्बन मिलेंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। तो हम इसमें देखेंगे तो एक कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है, तो सेकंड का 13 है और नेक्स्ट का 14 है। क्लियर, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एटॉमिक मास नंबर 40, और अब मैं आपको पूछता हूँ कि अब कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40 है। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम अकेला प्रेजेंट है। लेकिन अब मैं कार्बन के बारे में पूछूंगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन एक नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में है। कौन से ट्रिपल रोल है, C12, C13 और C14। तो अब इसका मास हमको पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज आइसोटोपिक मास फाइंड करेंगे।
क्लियर है। और यहाँ पे एवरेज आइसोटोपिक मास निकालने का फॉर्मूला जो है वो आता है m इंटू ए प्लस n इंटू बी डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज आइसोटोपिक मास को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पे m एंड n जो होता है ये आता है उनका परसेंटेज, कि वो नेचर में कितने परसेंटेज में हमको मिलेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे A और B जो आता है वो आता है उन आइसोटोप का एटॉमिक मास। क्या रहेगा, आइसोटोप का एटॉमिक मास। ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट है, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार का यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। अब मैं यहाँ पे ए और बी ही कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब ये कंसीडर करके चलते हैं कि जिस एलिमेंट का हम लोग आइसोटोपिक एवरेज मास काउंट करने वाले हैं उसके दो ही आइसोटोप है। इफ हम 3 आइसोटोप लेंगे तो यहाँ पे ए बी और सी आएगा, यहाँ पे एम एन और ओ आएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। हम ये जनरल फॉर्मूला लिखा है ये समझ के कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो 2 ही आइसोटोपिक फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे ये 3 फॉर्म में है। तो यहाँ पे आएगा ए बी एंड सी, यहाँ पे आएगा एम एन और ओ। तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ कि नेचर में जितना भी हमको कार्बन मिलता है उस कार्बन में से 50% कार्बन जो है वो C12 मिलता है। सपोज कितना मिलेगा, C12। उसके बाद 25% कार्बन जो होता है वो C13 के फॉर्म में मिलेगा, और C14 जो रहेगा वो कितना मिलेगा, 25%। तो नेचर में जितना भी 100% कार्बन है उस 100% कार्बन में से 50% C12 का है, 25% C13 के फॉर्म में मिलेगा और 25% C14 के फॉर्म में मिलेगा। अब जो कार्बन मिल रहा है वो 12 वाला भी मिल रहा है, 13 वाला भी मिल रहा है, 14 वाला भी मिल रहा है। तो हम जब जिस कार्बन की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास नंबर लिखने की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे, हम 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे कि 14 लिखेंगे। यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज लिया हुआ है वो एग्जाम्पल के लिया हुआ है, एग्जैक्टली इनका परसेंटेज इतना नहीं है, एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग जाते हैं। तो अब C12 50% है, C13 25% है और C14 25% है। तो इनका यहाँ पे जो लिखेंगे, जो आइसोटोप्स होते हैं वहाँ पे अपर साइड में जो लिखेंगे वो उनका एटॉमिक मास कौन सा रहेगा, एवरेज आइसोटोपिक मास रहेगा। क्यों, क्योंकि वो आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब मुझे कार्बन का एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना है, आम आदमी। ठीक है, तो एवरेज आइसोटोपिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, एम का मतलब होता है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि C12 का परसेंटेज कितना है, 50 इंटू C12 का मास कितना है 12, तो 50 इंटू 12 प्लस, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा आइसोटोप कौन सा है, 13 वाला, वो कितना परसेंट है 25, तो हम क्या करेंगे 25% इंटू एटॉमिक मास कितना है 13 प्लस नेक्स्ट 25% कौन प्रेजेंट है 14, तो यहाँ पे आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 14 और डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग 100 से। 100 से क्यों, 100 से क्यों, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना हुआ 100 हुआ, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 100 से डिवाइड किया। अब इनका जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमको इसका वैल्यू कितना मिला, x मिला। कितना मिला, x। तो ये x जो रहेगा वो किसका काम करेगा, एवरेज एटॉमिक मास का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करेंगे। लेकिन ये जो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा वो किसका है, आइसोटोप्स का है। तो कार्बन जो 3 आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट है उनका एवरेज आइसोटोपिक मास हम क्या करेंगे, इस प्रकार से फाइंड करेंगे। कुछ बातें हमने पढ़ी, वो कौन सी है,
पहली बात, आइसोटोप का मतलब क्या होता है वो देखा, क्लियर है। आइसोटोप का मतलब होता है जिन स्पीसीज का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोप, ठीक है। उसके बाद देखा कि उनका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट के हिसाब से हमने ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है और इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, m इंटू ए प्लस n इंटू बी m प्लस n, वेर m एंड n आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, ठीक है। ए एंड बी आर द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। तो ये जितने भी आइसोटोप रहेंगे उनका यहाँ पे क्या रहेगा, एटॉमिक मास रहेगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद ये समझ में आएगा कि उसका एग्जैक्टली एवरेज एटॉमिक मास जो रहेगा वो किस प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एवरेज आइसोटोपिक मास। टेक्स्ट बुक में इनके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये किस प्रकार का यहाँ पे क्या करेगा, हमको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ और देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। हाँ, तो अब ऐसा है कि नेचर में हम कार्बन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेचर में कार्बन जो होता है वो 3 आइसोटोपिक फॉर्म में दिया हुआ है। एक को बोला है C12, सेकंड को बोला है C13 और नेक्स्ट दिया हुआ है C14, क्लियर। साथ में मतलब अभी एग्जैक्ट डेटा हम लोग देखते हैं तो C12 का जो परसेंटेज है वो है 98.892, इतना परसेंट जो है वो नेचर में C12 मिलेगा। मतलब जितना कार्बन मिलेगा नेचर में, जो 100% कार्बन नेचर में मिलेगा उस 100% में से 89.892% C12 के फॉर्म में मिलेगा। तो फिर 1.108% जो रहेगा वो C13 के फॉर्म में मिलेगा और 2 × 10⁻⁻8 जो रहेगा, सॉरी -10, इतना रहेगा C14। तो कार्बन के जो 3 आइसोटोप है, 3 में से C12 जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है और C14 जो रहेगा ये मिनिमम क्वांटिटी में हमको मिलेगा। तो उन्होंने उनका मास दिया हुआ है और साथ में उनका परसेंटेज दिया हुआ है और उस कार्बन का एवरेज आइसोटोपिक मास हमको पूछा हुआ है, क्लियर। ये एग्जैक्ट डेटा है, ये एग्जाम मतलब हमने सपोज नहीं किया हुआ है कि C12 इतना रहेगा और C13 इतना रहेगा। दिस इज एग्जैक्ट डेटा गिवन बाय साइंटिस्ट। जो डिफरेंट थ्योरीज है उन थ्योरीज ने जो डेटा दिया हुआ है उन डेटा को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज, जितने भी आइसोटोप है तो उनका परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास और उनका समेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला आइसोटोप लेता हूँ 12, इनका परसेंटेज रहेगा 98.892 इंटू ये किसका रहेगा, उस कार्बन का जिसका एटॉमिक वेट कितना है, 12 है। फिर हम दूसरा देखेंगे, सेकंड आइसोटोप कितना परसेंट है, ये है 1.108, ये किसका है, 13 एटॉमिक वेट का। तो एटॉमिक वेट कितना रहेगा, 13 प्लस ये कितना है, 2 × 10⁻⁻10 इंटू ये कितना रहेगा, 14। और टोटल परसेंटेज कितना है, देखो यहाँ पे mn जो है वो परसेंटेज बताता है। यहाँ पे 3 होने के वजह से मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो रहेगा ये m का वैल्यू रहेगा, ये रहेगा n का वैल्यू और ये रहेगा o का वैल्यू, ठीक है। तो a का वैल्यू जो रहेगा वो 12, b का वैल्यू रहेगा 13 और c का वैल्यू रहेगा 14, क्लियर। ये c कार्बन वाला c नहीं है, ठीक है। ये abc हमने जो लिया था, सपोज किया था वहाँ पे, उनका है, डिवाइडेड बाय MnO। तो MnO इनका प्लस कितना रहेगा, 100%, तो ये बन जाएगा 100,
क्लियर। तो इस प्रकार से हम कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और इनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आता है 12.001 AMU। कल देखा था इसका यूनिट जो रहेगा या तो AMU रहेगा या तो क्या रहेगा, U रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एवरेज आइसोटोपिक मास के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेचर में कार्बन तीनों फॉर्म में मिल रहा है, C12 भी मिल रहा है, C13 भी मिल रहा है, C14 भी मिल रहा है। तो जब हम लिखते हैं कि C6 C12, तो जब भी हमको कार्बन यूज करना होता है या तो हम कहीं पे कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, उस टाइम पे हम C12 को ही लिखते हैं, हम 13 और 14 को नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, इनका भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एवरेज आइसोटोपिक मास जो है, एवरेज आइसोटोपिक मास जो है वो कितना है 12.001, और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं 12U। तो हम जब हमने एवरेज आइसोटोपिक मास फाइंड किया तो वो कितना निकला, 12 के आसपास निकला। और इसीलिए हम कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा 12 यूज करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कार्बन का क्या फाइंड किया है, एवरेज आइसोटोपिक मास क्या किया है, फाइंड किया है। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसी प्रकार का, ये एग्जाम्पल एक हो गया किसके बारे में, कार्बन के बारे में। अब कार्बन का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, और अब एग्जैक्ट डेटा के साथ भी हमने कार्बन का ही एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। इसकी बात करता हूँ क्लोरीन की। ये जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा Cl, और नेचर में क्लोरीन दो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, एक होता है Cl35 और दूसरा होता है Cl37। तो क्लोरीन दोनों में उनका एटॉमिक नंबर सेम है 17 and 17, बट उनका एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट है। एक आइसोटोप का एटॉमिक मास है 35 और दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है 37। अब मैं यहाँ पे डेटा फाइंड करता हूँ, तो A का जो वैल्यू है वो कितना है 35 और B का जो वैल्यू रहेगा वो कितना है 37। अब हम बात करेंगे M की, तो यहाँ पे M और N हमको पता करना पड़ेगा कि वो कितने क्वांटिटी में है। तो C मतलब ये 35 जो है वो नेचर में मिलता है 75%, और ये जो रहेगा ये रहेगा 25%। तो टोटल जो क्लोरीन है 100% क्लोरीन जो नेचर में मिलता है, उनमें से 75% क्लोरीन ऐसा मिलता है जिस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास नंबर 35 होता है। लेकिन जो बचा हुआ 25% क्लोरीन नेचर में मिलता है, उसमें से मतलब वो जो क्लोरीन रहेगा उसका एटॉमिक नंबर 17 रहेगा और एटॉमिक मास नंबर 37 रहेगा। तो यहाँ पे M का जो वैल्यू है वो है 75%, और यहाँ पे N का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा 25%। और इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। ये एग्जैक्ट डेटा गिवन है, एग्जैक्ट डेटा ये, ठीक है। अब हमको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, Cl का एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना है, ठीक है। M का वैल्यू कितना है 75 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 35। क्लियर। या तो हम यहाँ पे परसेंटेज ले सकते हैं, या तो हम लोग उसका सिंपल रेशो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सिंपल रेशो। क्या ले सकते हैं, सिंपल रेशो। क्लियर, वो भी चलेगा। हाँ, तो प्लस बचा कौन 25 और ये 37, तो यहाँ पे रहेगा 25 इंटू कितना रहेगा 37 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे m प्लस n करेंगे, तो m प्लस n कितना बन जाएगा 100, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग इनका कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 35.5U।
लास्ट में जो कार्बन था वो कितना आ रहा था 12.001, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 12 लिख सकते हैं। लेकिन 35.5 को अप्रोक्सीमेट करके ना ही हम 36 लिखेंगे ना ही हम 35 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए अब जो क्लोरीन हम यहाँ पे यूज करते हैं उस क्लोरीन का एवरेज आइसोटोपिक मास कितना है 35.5 है। इसीलिए जब भी हम क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं 17 और एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं 35.5। क्या लिखेंगे 35.5। जैसे कार्बन के फॉर्म में लिखते हैं C12 मतलब C612, हम हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखेंगे 1 और 1। वैसे ही जब क्लोरीन के बारे में लिखते हैं तब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास नंबर होता है 35। इसका मतलब ये नहीं कि नेचर में जो क्लोरीन रहेगा उसका मास 35.5 है। नेचर में जो क्लोरीन मिलेगा वो या तो 35 वाला मिलेगा या तो 37 वाला मिलेगा। तो इन आइसोटोप का एवरेज निकाले और एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू बनता है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोरीन का आइसोटोपिक मतलब एटॉमिक मास हम लोग कंसीडर करेंगे। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमेशा कितना आता है 35.5 लिखेंगे, ना ही 35 लिखेंगे ना ही 37 लिखेंगे। अब किसी ने पूछा कि नेचर में तो क्लोरीन दो फॉर्म में मिलता है 35 और 37, तो हम जब उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं उस टाइम पे हम ना ही 35 यूज करते हैं ना ही 37 यूज करेंगे, हम वहां पे यूज कौन सा करेंगे 35.5। तो उस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। इसका रीजन हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, क्योंकि टोटल 100% में से 75% 35 फॉर्म में मिलेगा और 25% 37 के फॉर्म में मिलेगा। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के बाद जो मास रहेगा वो कितना रहेगा 35.5 रहेगा। और इसीलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास नंबर कितना लिखेंगे हम लोग 35.5 लिखेंगे। क्लियर है, हो गया। तो इस प्रकार से ये होता है एवरेज आइसोटोपिक मास। क्लियर। अब यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट लिखा था नीचे सिंपल रेशो भी लिखा था, तो सिंपल रेशो कैसे, इसी को लेके देखते हैं। Cl जो रहेगा वो Cl 35 वाला भी है और Cl 37 वाला भी है। ये कितना था 75%, ये कितना था 25%। ये हुई परसेंटेज की बात। सिंपल रेशो में क्या रहेगा, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 1। सही है। अब ये 3 और 1 रहेगा तो परसेंटेज में m का वैल्यू जो रहेगा वो 3 रहेगा और n का वैल्यू कितना रहेगा 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज करो, मिलने वाला जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला और लिखते हैं, ठीक है, इसी में। ठीक है, तो ये पे लिख लेते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे वो है x/100 इंटू a प्लस y/100 इंटू b, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे जो y होता है वो होता है 100 माइनस x, कितना रहेगा 100 माइनस x। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे x और y क्या है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x एंड y आर परसेंटेज। तो a एंड b क्या रहेगा आइसोटोपिक मास, क्या रहेगा आइसोटोपिक मास रहेगा। क्लियर है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ठीक है, हमको निकालना तो एवरेज आइसोटोपिक मास है, आपने पहला फॉर्मूला भी लिखा है और दूसरा फॉर्मूला भी लिखा है, हमको यूज कौन सा करना है। इफ आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है तो आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है।
इफ उन्होंने एवरेज आइसोटोपिक मास दिया हुआ है और परसेंटेज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, परसेंटेज, तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। रिपीट है, कैसे? देखो, मैंने बोला कि मेरे पास क्लोरीन है, ये दो फॉर्म में मिलेगा 35 और 37 में, क्लियर। और मैंने बोल दिया कि 35 वाला जो है वो 75% है और 37 वाला जो रहेगा वो 25% है। तो इस क्लोरीन का एटॉमिक मास फाइंड करो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। अब हमने एटॉमिक मास फाइंड किया था, कितना आया था, Cl का एटॉमिक मास आया था 35.5, क्लियर। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब मैंने बोला कि क्लोरीन दो आइसोटोप में प्रेजेंट है, एक है Cl35 और दूसरा है Cl37, क्लियर। और ये तो है Cl के दो आइसोटोप और ये Cl के दो आइसोटोप प्रेजेंट है 35 और 37, साथ में उसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है 35.5। तो हमको निकालना है परसेंटेज कि Cl35 कितना रहेगा और Cl37 कितना रहेगा। उस टाइम पे आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। और इस सेकंड फॉर्मूला में y का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 100 - x रहेगा। तो इस हिसाब से जाते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 35.5 दिया हुआ है, सही है ना, ये एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। अब निकालेंगे x का वैल्यू, x क्या है, परसेंटेज, वो तो हमको फाइंड करना है। तो ये रहेगा x/100 इंटू a कितना दिया हुआ है 35, क्लियर, प्लस y तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब Cl का परसेंटेज, तो y फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय रहेगा 100 इंटू कितना रहेगा 37। आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू मिलेगा। तो x और y जो रहेगा वो क्या रहेगा, परसेंटेज। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इसके लिए आता है, लेकिन इफ हम JEE नीट की बात करते हैं, क्वेश्चन सिंपल पूछते हैं, तो वो यहां तक जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि चलो इसका परसेंटेज x है, इसका परसेंटेज y है, देन फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास। लेकिन इफ वो क्वेश्चन को और अच्छे से बनाते हैं और वो चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए, तो वो क्या करेंगे, उसका एवरेज आइसोटोपिक मास देंगे, कौन से आइसोटोप है वो बताएंगे और आपको बोलेंगे कि चलो आप परसेंटेज फाइंड करो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज फाइंड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है और इसीलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए, लेकिन 99% जो रहेगा एक पहले फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सेकंड फॉर्मूला याद नहीं रखना है, याद तो सेकंड भी रखना है, क्योंकि हमको उसके जो आने वाले क्वेश्चन है हमको वो भी अटेम्प्ट करने हैं। तो हम दोनों फॉर्मूले साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ है, आइसोटोपिक मास फाइंड करना है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। आइसोटोपिक मास दिया हुआ है और परसेंटेज पूछा हुआ है तो सेकंड वाले फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होंगे वो इस फॉर्मूले के हिसाब से होंगे, तो आप क्या करना, पहले इसके हिसाब से उसको सॉल्व करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज आइसोटोपिक मास मिल जाएगा। और आप फिर क्या करो, जो एवरेज आइसोटोपिक मास मिला है उसकी वैल्यू यहां पे पुट करो और ये भूल जाओ कि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, और फिर उस परसेंटेज को आप फाइंड करो, x और y का वैल्यू आप क्या करो, वहां पे फाइंड करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एवरेज आइसोटोपिक मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं। और उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर है। तो दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े, वो किसके हैं, आइसोटोपिक मास के। तो आइसोटोपिक मास का टॉपिक पढ़ने के पहले मैंने आपको ये बताया कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, फिर ये बताया कि ये आइसोटोप्स को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, और आइसोटोप्स मोर देन वन होते हैं तो एग्जैक्टली किसका एटॉमिक मास हमको यूज करना है। तो वो हमको दोनों का यूज नहीं करना है, तीनों का यूज नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करना है, और वहां से आपको मिल जाएगा कि उसका एग्जैक्टली एवरेज आइसोटोपिक मास कितना रहेगा, क्लियर। अब जब हमने एवरेज आइसोटोपिक मास पढ़ा था, उसके पहले एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास पढ़ा था।
तो इस एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो इस एटॉमिक मास का जो यूनिट था वो था AMU, या तो दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, U रहेगा, या तो AMU रहेगा या तो U रहेगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। अब हम फिफ्थ कंसेप्ट यहाँ पे जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, या तो ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? पहले एटॉमिक मास पढ़ा था, अब हमको ग्राम एटॉमिक मास पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस क्या है, सॉरी, तो डिफरेंस हमको कुछ नहीं करना है। आपको एटॉमिक मास समझ में आया तो आपको ग्राम एटॉमिक मास 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ C612, यहाँ पे लिखता हूँ कैल्शियम 20 and 40, यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन 17 and 35.5, और यहाँ पे लिखते हैं सोडियम 11 and 23। क्लियर? अब देखो, हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब 2 कॉलम जब हम यहाँ पे बनाते हैं और दोनों कॉलम में हमको कुछ वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। तो ये C12 के लिए, ये कैल्शियम के लिए, ये क्लोरीन के लिए, और ये सोडियम के लिए। क्लियर? मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो कार्बन है इसका आपको यहाँ पे लिखना है एटॉमिक मास। क्या लिखना है? एटॉमिक मास। और यहाँ पे आपको लिखना है उसका ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिखना है? ग्राम एटॉमिक मास। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एटॉमिक मास जो है उसका यूनिट या तो आपको यूज करना है AMU, या तो आपको यूज करना है U। 2 में से कोई भी एक यूनिट जो रहेगा वो एटॉमिक मास का रहेगा। इफ आप एटॉमिक मास का यूनिट AMU या तो U के जगह आप ग्राम यूज करते हो, क्या यूज करते हो? ग्राम, तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं है, एटॉमिक मास का यूनिट जब ग्राम के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? अब देखो, पहले एग्जांपल में कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, तो ये बन जाएगा 12 AMU। तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना रहेगा? 12 ग्राम। कितना रहेगा? 12 ग्राम। फर्क कुछ नहीं है, बस यूनिट डिफरेंट रहेगा। मतलब इसको एक्सप्रेस करते हैं AME और U के फॉर्म में, तो ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, बस दैट इज सिंपल। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 AMU। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना रहेगा? 40 ग्राम। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5, तो ये रहेगा 35.5 AMU या तो U, और वही उसका ग्राम एटॉमिक मास जो रहेगा वो कितना रहेगा? 35.5 ग्राम। सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूं मैं, कोई डेफिनेशन पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इन्हें सोडियम की बात करेंगे तो एटॉमिक वेट है 23, एटॉमिक मास 23 AMU। जब इसी सोडियम का हम लोग ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 23 ग्राम। क्या फाइंड करेंगे? 23 ग्राम। क्लियर? तो ये होता है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बीच का डिफरेंस। मैंने आपको बोला भी था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग एवरेज आइसोटोपिक मास और ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था। एटॉमिक मास AMU और U में यूज करेंगे यूनिट, लेकिन जब ग्राम एटॉमिक मास की बात आती है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ग्राम को यूज करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से ये रहेगा ग्राम एटॉमिक मास। तो ये है हमारे 5वां टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हमारा 6th वाला जो टॉपिक आता है वो आता है, ये बहुत ज़्यादा काम का आता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि एटम जो होता है इससे क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो जो एटम का मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो जो मॉलिक्यूल का मास रहेगा उसको क्या बोलेंगे?
मॉलिक्यूलर मास, सिंपल। एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। और एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसलिए अब मैं और डीप में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा, एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो नहीं बताऊंगा। क्लियर? तो अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने की। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास के बारे में कैसे पढ़ेंगे? अब डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है H2O। क्या लिखा हुआ है? H2O। और उन्होंने पूछा है कि H2O जो है वो मॉलिक्यूल है, कंबाइन फॉर्म में ना वो। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो रहेगा, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं? इट इज समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिक मास ऑफ एटम। क्लियर? बस ये करते हैं हम लोग। तो ये जो एटॉमिक मास होता है एटम का, उसके एटॉमिक मास का समेशन करेंगे, तो समेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। अब इस वाटर में देखेंगे तो दो टाइप के एटम है। कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास नंबर 16 है। ठीक है, तो ये है एटॉमिक नंबर, ये रहेगा एटॉमिक मास नंबर। अब इस वाटर का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। जब वो अकेला एटम था तो उसका एटॉमिक वेट फाइंड किया था, एटॉमिक मास फाइंड किया था। अब इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे? कितने टाइप के एटम्स हैं पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में दो टाइप के एटम्स हैं। कौन से? एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। क्लियर है? तो एक कौन सा है? हाइड्रोजन, और दूसरा जो रहेगा वो कौन है? ऑक्सीजन। अब ये लिखो कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? कितने एटम्स है? 2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस क्या रहेगा? 1 इंटू ऑक्सीजन। बस हो गया। क्लियर? क्या किया? कितने टाइप के एटम्स है वो फाइंड किया, कितने क्वांटिटी में है वो फाइंड किया, और वो जितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हमने सामने लिख दिया। ये है प्रोसीजर टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। आप इनिशियली स्टेप बाय स्टेप जाओ। तो पहले मॉलिक्यूल को तोड़ के ये लिखा कि कितने टाइप के एटम्स है और कितने क्वांटिटी में है, हम इसको बोलेंगे स्टेप 1। अब मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि इनिशियली आपको मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे है ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, वो सॉल्व करने के टाइम पे हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है, और इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको पहले, अब शुरुआत है इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? उनके सिंबल की जगह उनका एटॉमिक मास लिखेंगे। तो रहेगा 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, तो ये रहेगा 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। हो गया? तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2। उनका एटॉमिक वेट हमने पुट कर दिया। ठीक है, मैं बोला था ना समेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, इन दोनों का सम करेंगे। तो ये रहेगा 2 प्लस 16, ये रहेगा हमारा स्टेप 3 नहीं बोल सकते इसको, और इनका समेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा 18। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 3। क्लियर है? अब देखो इस 18 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 18 AMU लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ 18U। ये दोनों के दोनों क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब मैं इसको लिखता हूं 18 ग्राम, तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल मॉलिक्यूलर मास AMU एंड U,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन टर्म्स ऑफ ग्राम हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस कुछ नहीं है, जो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस था वही डिफरेंस रहेगा मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। किसमें? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बीच का डिफरेंस। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास 18 AMU 18U, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम है। तो इस प्रकार से हम 3 स्टेप के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देखने पड़ेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आता है। हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं CO2 का। किसका? CO2। ऑक्सीजन तो है, कार्बन के बारे में लिख लेते हैं। कार्बन रहेगा 6 और ये 12। ये एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स का तो एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब इस CO2 में कितने टाइप के एटम्स हैं? 2 टाइप के, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? नहीं, मतलब एक। देखो सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वहां पे 1 है एटोमिसिटी। क्लियर? तो एक एटम है कार्बन का और 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो ये बन जाएगा 1 इंटू कार्बन प्लस बन जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन। क्लियर? ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? जहां पे उनका सिंबल है वहां पे उनका एटॉमिक मास रखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन कितना है? 16। ये बन जाएगा हमारा स्टेप 2। अब क्या करेंगे? ये भी है उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो करना है वो करते बैठेंगे। ये रहेगा 12 और ये बन जाएगा 32 और इनको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 44। क्या बन जाएगा? 44। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यूनिट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमको क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर देना है तो यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 44 AMU। तो ये क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास रहेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे मॉलिक्यूलर मास ही होना चाहिए ना AMU और U में। हम दूसरी यहाँ पे टर्म्स यूज करते हैं 44U। तो ये भी क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास ही होना चाहिए, सिंपल। इफ हम यहाँ पे लिखते हैं 44 ग्राम, इसका मतलब होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो ग्राम के फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो कितना रहेगा? 44 AMU 44U, या तो हम बोलेंगे 44 ग्राम रहेगा इफ वो आपको ग्राम के फॉर्म में पूछा है तो। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल जिसमें हमने CO2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे लेते हैं H2SO4। इसका नाम आपको पता होगा आप, क्योंकि अब बहुत बार हम इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो दिया हुआ है, सल्फर नहीं दिया हुआ है, तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास नंबर इज 32। क्लियर? अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने टाइप के एटम्स है? 3 टाइप के, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसको लिखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना है? 2 है ना, तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी रहेगा 2, सल्फर का एटोमिसिटी रहेगा 1, ऑक्सीजन का एटोमिसिटी रहेगा 4। एटोमिसिटी पढ़ना है तो पिछले वीडियोस देखो, वहां पे मैंने बताया था कि एटोमिसिटी क्या होता है। क्लियर? तो हाइड्रोजन एटोमिसिटी इज 2 इंटू सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, प्लस सल्फर का एटोमिसिटी 1 है तो 1 इंटू सल्फर, प्लस ऑक्सीजन का एटोमिसिटी 4 है तो ये रहेगा 4 इंटू ऑक्सीजन। हो गया सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? स्टेप 2 में क्या करते हैं? सिंबल के जगह उनका एटॉमिक मास पुट करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, तो 2 इंटू 1, प्लस
सल्फर 1 इंटू कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 एटम है और एक ऑक्सीजन का कितना है 16 है। क्लियर है ना? तो ये बन जाएगा 2 प्लस 32 प्लस ये बन जाएगा 64। सही है ना? 64 ही आता है ना? हाँ, तो ये कितना बन जाएगा 34 और ये 64, तो ये बन जाएगा 98। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं 98 AMU, या तो यूज कर सकते हैं 98U, या तो यूज कर सकते हैं 98 ग्राम। अब वो आपको देख लेना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर मास है और कौन सा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम यूज करेंगे यहाँ पे सुक्रोज को। सुक्रोज जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा C12H22O11। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं सुक्रोज। क्लियर? हाँ। अब इसमें कैसा होगा, कार्बन के एटम्स कितने हैं 12, तो 12 इंटू कार्बन प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन। क्लियर? अब क्या करेंगे 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। ठीक है, अब ये तो आपको ही फाइंड करना होगा। सही है ना? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सुक्रोज का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स ऐसे आते हैं सिंपल, तो उसका एटॉमिक मास हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल लेता हूं मैं, फोर्थ था फिफ्थ था, कोई बात नहीं, फोर्थ ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं CaOH/2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। किसी भी ब्रैकेट के लोअर साइड में सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा जाता है तो ये 2 जो रहेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए रहेगा। देखो हम लिखते हैं 2CaOH। इफ ये 2 सामने है इसका मतलब ये 2 कैल्शियम के लिए भी रहेगा, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी रहेगा और ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा। मतलब कैल्शियम भी रहेंगे 2, ऑक्सीजन भी रहेंगे 2, हाइड्रोजन भी रहेंगे 2। लेकिन जब भी कोई ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट के नीचे लिखा जाता है तो ये नंबर उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहेगा जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जो 2 रहेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए है, ये जो 2 रहेगा ये कैल्शियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, कैल्शियम का एटम नहीं मतलब 1 है, हाइड्रोजन के एटम 2 है और ऑक्सीजन के एटम कितने रहेंगे 2 रहेंगे। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट के नीचे जब कोई नंबर होता है तो उस नंबर से ब्रैकेट में जो है उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, हम बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 इंटू कैल्शियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन। क्लियर है? अब रही बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम में क्या लिखा था, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास नंबर 40। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 16 प्लस रहेगा 2 इंटू 1। ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 32 और ये आएगा 2, तो ये बन जाएगा 74। सही है ना? हाँ, तो कितना आना चाहिए 74। सही है, 40, ये 32 और ये 2, ये हो गए 34 और ये था। ठीक है, कितना आएगा 74। इसका यूनिट AMU भी हो सकता है, U भी हो सकता है, या तो ग्राम भी हो सकता है। क्लियर है? नहीं समझा? तो ये किसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया हमने, CaOH/2 का। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो हमको कंफ्यूजन करने का काम करते हैं, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको प्रॉपरली उसके तरफ ध्यान रखना है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ
OH/3। क्लियर। मैं Al का डेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास नंबर 27। ठीक है, और ये आपको ही सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको देख लेना है। इसके बदले में दूसरा एक एग्जाम्पल अच्छे से लिखता हूँ, वो मस्त एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, Al2SO4/3। और अब बोला है कि आपको इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। क्लियर। अब देखो ये 2 जो रहेगा वो किसके लिए है, एल्यूमिनियम के लिए। ये 4 जो है वो किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। लेकिन ये 4 जो रहेगा, हम SO4 जो लिखते हैं, इसका मतलब सल्फर 1 होता है और ऑक्सीजन 4 होते हैं। क्लियर। रही बात 3 की, तो ये 3 जो रहेगा वो ऑक्सीजन के लिए भी रहेगा और ये 3 जो रहेगा वो सल्फर के लिए भी रहेगा। क्लियर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है और ब्रैकेट के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है, तो ऑक्सीजन के लिए 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, लेकिन सल्फर के लिए ओनली 3 रहेगा, एल्यूमिनियम के लिए ओनली 2 रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एल्यूमिनियम, सही है, प्लस 3 इंटू सल्फर प्लस 3 इंटू 4 इंटू ऑक्सीजन, 3 इंटू 4 इंटू ऑक्सीजन। अब क्या होगा, 2 इंटू एल्यूमिनियम कितना है 27 प्लस 3 इंटू सल्फर कितना है 32 प्लस 12 इंटू ऑक्सीजन कितना है 16। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Al2SO4/3 का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, आज का टॉपिक क्या था, एवरेज आइसोटोपिक मास। 2 फॉर्मूलेज देखे थे, एक एवरेज आइसोटोपिक मास निकालने के लिए और दूसरा परसेंटेज निकालने के लिए। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास देखा था, मॉलिक्यूलर मास देखा और ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।